नाउ वी हैव अ लेंस। ठीक है, व्हाट आर द लेंस? एक्चुअल में अ लेंस इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय द टू सरफेसेस एट लीस्ट वन ऑफ द विच इज अ कर्व्ड सरफेस। लेंस कुछ नहीं होता, ट्रांसपेरेंट मीडियम के लेंसेज होते हैं और सीधी सी बात है कि इनकी दोनों सरफेसेस क्या होती है, रिफ्रैक्टिंग होती है। इसमें कहीं पे भी पॉलिश नहीं की जाती है, पॉलिश करोगे तो ये मिरर जैसा एक्ट करने लगेगा। तो इसका सारे मीडियम ट्रांसपेरेंट ही होते हैं। एटलीस्ट वन सरफेस क्या होनी चाहिए, इसकी कर्व्ड होनी चाहिए। पहला आता है अपने पास में बाई कॉन्वेक्स, फिर आता है प्लेनो कॉन्वेक्स, क्योंकि देखो इसकी एक सरफेस क्या है, प्लेन है। फिर आता है कॉनकेवो, फिर कॉन्वेक्स। और दूसरा जो टाइप है अपने पास में डाइवर्जिंग लेंसेज की, ये कॉन्वेक्स लेंस के टाइप थे, ये डाइवर्जिंग लेंसेज के टाइप है, जिसमें बाई कॉनकेव दोनों ही सरफेस कॉनकेव है। प्लेनो कॉनकेव एक प्लेन और एक कॉनकेव है। कॉन्वेक्सो कॉनकेव जहां पर एक सरफेस क्या है अपने पास में कॉनकेव है और दूसरी क्या है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ लेंसेज है अपने पास में। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। किसी भी लेंस की डेफिनेशन में सीधी सी बात है, कुछ टर्म्स आएगी, जैसे कि डेफिनेशन इन कनेक्शन विद द स्फेरिकल लेंसेज। हमारा जो लेंस होता है इसका ये जो ए बी है इसको बोलते हैं हम अपर्चर। एक्चुअल में लेंस के साइज को ही अपर्चर बोलते हैं। इसकी दो फोकल लेंथ होती है, क्योंकि दो कर्व सरफेस है, इस तरफ है तो इधर फोकल लेंथ और इधर कर्व्ड है तो इधर भी एक फोकल लेंथ। इसकी दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। ठीक है, और ये जो बीच में लाइन होती है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। और ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसके सेंटर पॉइंट को। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलेंगे। और ये जो एफ जो है वो उसको क्या बोलेंगे, हम फोकस बोलेंगे। डन। अब वन बाय वन करके हम बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑफ द सरफेस ऑफ अ लेंस इज सेंटर ऑफ अ स्फेयर ऑफ विच इट फॉर्म्स अ पार्ट। ठीक है, जिस भी लेंस का ये पार्ट रहेगा उसका जो सेंटर है उसे क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिकॉज लेंस हैज द टू सरफेसेस सो इट हैज टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। इसके दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेंगे। इसी तरह से अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स भी रहने वाले हैं, क्योंकि द रेडियस ऑफ द सरफेस ऑफ अ लेंस इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट। ठीक है, ये जो भी सर्कल है इसका सर्कल का जो भी हिस्सा रहा होगा उसका रेडियस की बात करें तो वो इसकी रेडियस है। डन। उसी तरह से दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे हमारे पास में। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, मिरर के सेंटर को ही, सॉरी, लेंस के सेंटर को ही ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इट इज पॉइंट सिचुएटेड विद इन द लेंस, लेंस के बीच में ही सिचुएटेड होता है, थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड। ठीक है, जिसमें से रे ऑफ लाइट पास होता है अनडेविएटेड, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। फिर आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अ नैरो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आइदर कन्वर्ज टू अ पॉइंट और appears to diverge from a point on the principal axis after refraction through the lens. Principal axis nothing else but सेंटर से गुजरने वाली लाइट होती है, जहां पर पैरेलल रेज आके कहाँ मिलेगी, उसके ऊपर मिलेगी। ठीक है, या फिर कोई सी भी तरह की रेज जहां पे मिलती है, जिस परपेंडिकुलर लेंथ की बात कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तुम 12th क्लास में हो, तुम लोगों से कोई भी डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वो जगह जहां पर पैरेक्सियल रेज आती है, बारीक रेज आती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज है और पैरेलल आ रही है, तो वो टकराने के बाद हमेशा एक पॉइंट पे मिलेगी, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, फोकस बोलते हैं। अ नैरो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आइदर कन्वर्ज टू अ पॉइंट और अपीयर्स टू द डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद में मिलती है। और अपर्चर की बात करें हम, तो अपर्चर क्या होता है, इट इज द डायमीटर ऑफ सर्कुलर बाउंड्री ऑफ अ लेंस। लेंस का जो भी डायमीटर रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। ठीक है, लेंसेज से बनने वाली इमेज फॉर्मेशन याद है, क्लास 10th में पढ़ी थी, कि जब रेज पैरेलल आती है तो पोजीशन कहाँ होगी, इनफाइनाइट पे, और बनेगी कहाँ पे, इमेज फोकस पे मिलेगी। और उसमें प्रॉपर्टीज होगी कि इमेज जो बन रही है वो रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं कि कैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बियॉन्ड सी रखते हैं हम। तो बियॉन्ड सी बोले तो बिटवीन इनफाइनाइट और सी के पास में हमने अगर रखा है तो हमारी इमेज बनेगी बिटवीन एफ और 2f के बीच में। इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी। याद आ रही है कुछ क्लास 10th की बातें? सी के ऊपर रखेंगे बोले तो C1 के ऊपर रखेंगे तो दूसरी साइड सी पे ही बनेगी, तो एट 2f रखूंगा तो 2f पे ही बनेगा। रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज बनेगी यहाँ पे। फिर अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखूं तो f और 2f के बीच में रखने से बियॉन्ड 2f, मतलब दूसरी साइड बियॉन्ड 2f बनेगी। रियल, इन्वर्टेड और इमेज क्या होगी, एनलार्ज्ड, मतलब थोड़ी सी बड़ी बनेगी।
अगर हम रखते हैं एट एफ जस्ट फोकस के ऊपर, तो हमारी इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड, काफी ज्यादा बड़ी बनेगी इमेज। और फिर रही बात फोकस की, तो फोकस के जस्ट बाद में और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर मैं रखूंगा, तो हमारे एफ और ओ के बीच में रखने पे ऑन दी सेम साइड बनेगी लेंस पे, और वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज है आपको याद रखनी है जो आप पढ़ के आए हो। ठीक है, कहाँ पढ़ के आए हो आप? 10th क्लास में पढ़ के आए हो। फिर हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, तो पैरेलल रेज होगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, बट मिरर के उसी तरफ बनेगी। ठीक है, वर्चुअल एट इनफाइनाइट रखी होगी, तो पोजीशन इमेज की कहाँ बनेगी, एट एफ, वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली छोटी, मतलब हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। और रही बात, अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है इनफाइनाइट और ओ के बीच में, तो आपकी इमेज बनेगी एफ और ओ के बीच में, और वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज आपकी बनेगी। इन चीजों को याद रखना है, आपके न्यूमेरिकल्स में काम आती है ये चीजें, ना कि इनकी डेफिनेशन, ना इनका इमेज फॉर्मेशन। थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना आप। ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, तो देखो लेफ्ट साइड सारे साइन क्या होंगे, नेगेटिव ले जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ऊपर सारे साइन पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या होंगे, नेगेटिव। राइट साइड सारे पॉजिटिव लिए जाएंगे, और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस हमेशा नेगेटिव मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना। कॉन्वेक्स में भी सेम रूल्स है, लेफ्ट साइड सारे साइन नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, और इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो हमारे पास में क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, आगे समझ में। अब आ रहा है आपके पास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक से मतलब है मेरा ये, क्या है इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा, कि डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फॉर्मूला। थिन लेंस फॉर्मूला पढ़ के आए हो आप लोग, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, क्लास 10 में यूज भी करा है, लेकिन हम इसे यहाँ पे क्या करेंगे, डिराइव। थिन लेंस फॉर्मूला व्हेन इट फॉर्म्स अ रियल इमेज, जब वो एक रियल इमेज बनाएगा। ठीक है, चलो बनाते हैं, डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले वी हैव अ कॉनकेव लेंस, सॉरी वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस। इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ओ दे रखा है। हमने एक ऑब्जेक्ट को रख रखा है 2f और f के बीच में, मतलब c और f के बीच में हमने क्या रख रखा है, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम है बच्चों ए बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट से एक रे को पैरेलल निकाला, पैरेलल निकालते तो पता है फोकस से गुजर जाएगी, डन। फिर हमने एक रे को निकाला ऑप्टिकल सेंटर से, और वो सीधी चली जाएगी, डन। ठीक है भाई, और ये जहां पे मिल रही है वहां पे हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, और इमेज का नाम दे दिया हमने ए डैश बी डैश। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ले लिया एच ओ, और हाइट ऑफ इमेज को क्या ले लिया, एच आई ले लिया। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को ले लिया u, और डिस्टेंस ऑफ इमेज को क्या ले लिया हमने, v ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीरो से मतलब ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी को हमने ले लिया स्मॉल f। अब हमें क्या करना है, u, v और f के बीच में हमें निकालना है रिलेशन, इसे ही हम बोलते हैं थिन लेंस फॉर्मूला। ठीक है, ट्राइंगल्स देखो, मैं कुछ ट्राइंगल्स की बात करूंगा, उन ट्राइंगल्स पे नजर मारना आप जरा। सबसे पहले जो ट्राइंगल आ रहा है ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल, जिसको मैं अगर शेड करूँ तो, एक मिनट इसको सही तरीके से कर लेते। एक ट्राइंगल तो आ गया ए डैश बी डैश ओ, और दूसरा ट्राइंगल आ रहा है हमारे पास में ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, ये सिमिलर है क्या, हाँ है। अगर नहीं है तो मैं बताता हूँ कैसे सिमिलर है, प्रूव इक्वल करता हूँ मैं। ये एंगल और ये वाला एंगल क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वापस बता रहा हूँ, दिस और दिस वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस वन इज 90 एंड दिस वन इज ऑल्सो 90। तो ए और ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके रेशियोज भी बराबर होते हैं। तो देखो परपेंडिकुलर बोले तो ए डैश बी डैश, और इधर ए बी, इन दोनों का रेशियो इक्वल्स टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी, मतलब बेस और बेस के रेशियो के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे ट्राइंगल्स की बात करते हैं। अब हमारे पास में ट्राइंगल आ रहा है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश एफ, ये वाला दिख रहा है ए डैश बी डैश एफ। और दूसरा वाला हमारे पास में ट्राइंगल आ रहा है एम ओ एफ। दिख गया दोनों ट्राइंगल्स। इन दोनों ट्राइंगल्स में भी सिमिलरिटी है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक 90-90 ले लूंगा, तो क्या होगा, ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो देखो जब सिमिलर प्रूव होंगे तो वापस वही परपेंडिकुलर का रेशियो, ये ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ इक्वल्स टू एफ बी डैश अपॉन एफ ओ, इक्वेशन नंबर लिख लिया यहाँ पे। बट यहाँ पे देख के बताओ मुझे, क्या एमओ जो है वो ए बी के बराबर है? यस, एमओ है ना हमारे पास में, किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो क्या मैं इस वाले में एफ बी डैश ऐसा कैसा रखू, ओ एफ ऐसा कैसा, ए बी ए डैश बी डैश की जगह ए बी रख देता हूँ। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। दोनों ही साइड में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी जो है,
इधर भी a डैश b डैश अपॉन ab जो है वो इन दोनों के बराबर आ गया। तो जैसे ही इक्वल आएगा तो मैं दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट कर देता हूँ। ओ बी डैश अपॉन बी ओ किसके बराबर आएगा, एफ बी डैश अपॉन ओ एफ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एफ बी डैश को लिख सकते हैं। अब डायग्राम में बताओ, क्या मैं एफ बी डैश को लिख सकता हूँ? इस पूरे ओ बी में से अगर मैं ओ एफ को माइनस करूं, मेरी बात समझ रहे हो, ओ बी में से अगर मैं ओ एफ को माइनस करूं तो क्या मुझे एफ बी डैश मिल जाएगा? यस, मिल जाएगा। तो डायग्राम में देख लेना ढंग से कि ओ बी में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, ओ एफ को माइनस कर रहे हैं। तो जैसे ही माइनस करेंगे, ये रख दिया यहाँ पे, इन सब चीजों की वैल्यू रखनी है एज वी कैन से दैट कि ऊपर जो जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है हमारे पास में, बीओ। इमेज डिस्टेंस क्या है हमारे पास में, ओ बी डैश। ठीक है, फोकस डिस्टेंस क्या है हमारे पास में, ओ एफ। ये ओ एफ को हम एफ ले लेंगे। तो यू एफ और वी हम सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे वन बाय वन करके। तो ओ बी डैश अपॉन बी ओ, तो ओ बी डैश की वैल्यू जो है, ओ बी डैश जो है वो इमेज डिस्टेंस है। डायग्राम में देखो, ओ बी डैश जो है वो इमेज डिस्टेंस है, बट राइट साइड में तो पॉजिटिव लेंगे। बी ओ जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव ले लेंगे। और फोकस जो है वो इस तरफ आ रहा है हमारे पास में, तो इसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे बी ओ की जगह माइनस यू, ओ एफ की जगह प्लस एफ और ओ बी डैश की जगह पे प्लस वी जैसे ही पुट करेंगे तो वी बाई यू, सॉरी वी बाय माइनस यू, ओ बी डैश की जगह पे वी, ओ एफ की जगह पे एफ, ओ एफ की जगह पे वापस एफ रखेंगे। ठीक है बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वी एफ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एफ, यू वी को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का यू वी, और माइनस यू और माइनस एफ को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का यू एफ आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके क्या करना है अपने को, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यू वी को तो भेज देंगे इस तरफ और वी एफ को भेज देंगे इस तरफ। तो हमारे पास में जैसे ही शिफ्ट करोगे तो यू वी इक्वल्स टू यू एफ माइनस वी एफ, यू वी इक्वल्स टू यू एफ माइनस वी एफ। इन तीनों टर्म्स को डिवाइडेड बोथ साइड बाय यू वी एफ। अब जैसे ही इन सब में है ना किसका डिवाइड मारोगे, मैं करके बता देता हूँ कि यू वी इक्वल्स टू यू एफ वी एफ, इन सब में किसका डिवाइड मारना है, यू वी एफ का डिवाइड मारना है, यू वी एफ का डिवाइड मारना है और इसमें भी यू वी एफ का डिवाइड मारना है। तो जो टर्म्स कट रही काट दो, यू वी से यू वी कैंसिल आउट हो गया, यू एफ से है ना हमारा यू और एफ कैंसिल आउट हो गया, वी एफ से हमारा वी एफ कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। तो ये है हमारे पास में थिन लेंस फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल सा था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू हमारे पास में आ गया। ठीक है, इसी डायग्राम से हम लीनियर मैग्निफिकेशन कर सकते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि हाइट का रेशियो लेना है हमें। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, चलो चलते हैं। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, इमेज की क्या साइज है, फॉर्म बाय द लेंस टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की क्या लेंस है उसके अकॉर्डिंग, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, और स्मॉल एम से इसको डिनोट किया जाता है। तो m इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, अब मुझे एच आई अपॉन एच ओ तो आ गया, बट आगे क्या करेंगे हम, तो अब देखो हम इसका और रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ट्राइंगल्स देखो अभी हमारे पास में, ट्राइंगल से हमारे पास में एक तो है ए डैश बी डैश ओ, और दूसरा वाला ट्राइंगल है हमारे पास में ए बी ओ। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में हम कह सकते हैं ना कि ए डैश बी डैश जो है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किसके बराबर है, बी ओ ओ बी डैश के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन उसको ले लेंगे। तो एच आई, हाइट ऑफ इमेज नीचे बन रही है, माइनस में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है प्लस में ही रहेगा, ओ बी क्या है, वी के बराबर, और ओ बी किसके, ओ बी डैश किसके बराबर है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे हम। ठीक है, तो इधर एक माइनस कट गया। ठीक है, और तो m इक्वल्स टू क्या आएगा, एच आई अपॉन एच ओ विच इज इक्वल्स टू वी बाई यू। तुम लोग नोटिस करो मिरर के लिए क्या आया था, m इक्वल्स टू माइनस का वी बाई यू, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस का वी बाई यू। डन, ये दो वापस कंडीशंस आ जाएगी बच्चों कि लीनियर मैग्निफिकेशन इन द टर्म्स ऑफ u एंड f, जब u और f की वैल्यू दे रखी हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड f, जब v और f की वैल्यू दे रखी हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़िया बात है। अब आगे करते हैं। अब आगे हमारे पास में आ रहा है पावर ऑफ लेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहूंगा आपको यहाँ तक आ गया समझ में, आगे बढ़े अब। चलो अब पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ।
कोई भी फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल कर लो तो आपको क्या मिलेगी, लेंस की पावर मिलेगी। सिंपल सी बात बताऊं तो कोई भी लेंस किसी चीज को कितना डाइवर्ज और कितना कन्वर्ज कर रहा है, उस लेंस की उस कैपेबिलिटी को हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। ठीक है, देखो डायग्राम से समझाता हूं। हमारे पास में एक क्या दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट कितनी है, एच है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो पैरेलल रेज आ रही है और जाने के बाद में कहाँ मिल जाएगी, फोकस में मिल जाएगी। तो ये रेज जो है वो कितना एंगल बना रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, इस रे को आगे की तरफ ड्रॉ करोगे तो पैरेलल रे बन गई, और ये भी पैरेलल, तो ये जेड बन रहा है, तो अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया, थीटा आ गया। ये फोकस पे आ गया हमारे पास में, डन। अब ये फोकस पे आ गया और ये जो डिस्टेंस है उसको क्या ले लेंगे हम, एफ। चलो, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इक्वल्स टू, ये हो गया परपेंडिकुलर बेटा एच अपॉन हमारे पास में बेस क्या आ गया, एफ, एच अपॉन एफ। ये जो हमारे पास में हाइट की बात करूं मैं, हाइट अगर हमारे पास में 1 यूनिट हो, मतलब 1 मीटर हो सकती है, 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 किलोमीटर हो सकती है, वॉट एवर इट इज। तो हाइट अगर एक हो तो मैं एच की जगह पे क्या रखूंगा, एक। तो टेन थीटा किसके बराबर, 1 अपॉन एफ के बराबर। और ये जो टेन थीटा आया है इसको ही हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। अब टेन थीटा के अकॉर्डिंग मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। इतनी देर तो मैंने बोला रेसिप्रोकल और फोकल लेंथ, अब टेन थीटा के अकॉर्डिंग देखो। इट इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ एंगल बाय विच इट कन्वर्ज और डाइवर्ज। ये उस एंगल से डिस्क्राइब किया जाता है बाय विच इट कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम अ ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से वो कितना बना रहा है, अगर वो यूनिट डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो। ठीक है, तो पावर कुछ इस तरह से डिफाइन की जाएगी। इसकी ऐसा यूनिट होती है बच्चों, डायोप्टर। और पावर इक्वल टू 1 अपॉन मीटर लिख सकते हो, या फिर 1 अपॉन मीटर, सॉरी 1 अपॉन मीटर को आप मीटर इनवर्स लिख सकते हो। इसको 1 डायोप्टर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है हमारे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। जब आप दो लेंसेज को एक दूसरे के बिल्कुल ही टच करके कॉन्टेक्ट में रखते हो तो नए कॉम्बिनेशन की पावर या नए कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होता है वो देख रहे हो। तो वी हैव अ लेंस एम और एक हमारे पास में लेंस है एन, और हमने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट को एस पॉइंट पे। तो रे आ रही है, आ रही है, आ रही है, टकराएगी, पहले लेंस में बेंड होगी, रिफ्लेक्शन होगा, फिर वापस जाएगी, दूसरे लेंस में भी बेंड होगी, और यहाँ पे उसकी क्या मिल जाएगी, इमेज। एक्चुअल में उसकी इमेज बननी कहाँ चाहिए थी, यहाँ पे, लेकिन दो बार रिफ्लेक्शन के थ्रू पे वो बन कहाँ नहीं है, यहाँ पे। तो फर्स्ट इमेज हो गई उसकी I1, और फाइनल इमेज को ले लेंगे हम I। कोई दिक्कत नहीं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ले लिया हमने U, इमेज डिस्टेंस जो एक्चुअल है उसको V ले लिया, और फर्स्ट इमेज जहां बननी चाहिए थी उसको हमने क्या ले लिया, V1 ले लिया। चलो आगे चलते हैं। A single lens which forms the image of an object at a same position as is formed by the combination of lenses is called equivalent lens। ठीक है, एक सिंगल लेंस, क्या बोला है मैंने यहाँ पे, एक सिंगल लेंस which forms the image of an object at a same position पे जो बना रहा है, as is formed by a combination of lenses। और उसी तरह से अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज भी उसी पोजीशन पे इमेज बनाएगी तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट लेंसेज बोलते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट लेंस बोलते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, देखो थिन लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस एम, एक एक करके थिन लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। पहली बात बता दूं, थिन लेंस फॉर्मूला था 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। पहले इमेज आएगा बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये रिलेशन होता है, इमेज प्लस में ऑब्जेक्ट माइनस में, ये रिलेशन है विच इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ। तो अब अगर मैं बात करूं तो इसको अप्लाई करते हैं दोनों लेंसेज के लिए। पहले एम लेंस के लिए हम यूज करेंगे। तो पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ 1/f इक्वल्स टू 1/v1, क्योंकि देखो पहला वाला लेंस जो है वो इमेज का बना रहा है I1 पे, मतलब उसकी डिस्टेंस कितनी है, V1, और उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, U ही रहेगी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, थिन लेंस फॉर्मूला फॉर द लेंस n, 1/f2 इक्वल्स टू, फाइनल इमेज कहां बन रही है, V पे। लेकिन एक बात बता दूं, जब दो बार इमेजेस बनती है तो ये वर्चुअल इमेज जो है वो पेयर फाइनल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, वर्चुअल इमेज फाइनल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट टाइम इमेज बनती है इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आप जितने भी डेरिवेशंस वगैरह आएंगे आप वहां पे u, मतलब अगर डबल इमेजेस बन रही है तो u किसको लोगे, जो आपकी वर्चुअल इमेज बन चुकी है उसको।
तो उसके अकॉर्डिंग 1/v माइनस 1/v1 आएगा यहाँ पे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो जब आप ऐड कर लोगे तो 1/f प्लस 1/f2, डन यहाँ तक। और इधर 1/v1 प्लस का, इधर 1/v1 माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो 1/v माइनस 1/u लिख दिया जाएगा उसको। कॉम्बिनेशन के केस में, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ तीन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, इफ फोकस इज इफ f इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो आप 1/v माइनस 1/u क्या लिख सकते हो, 1/f लिख सकते हो। तो इससे क्या पता पड़ता है, इससे पता पड़ रहा है कि जब दो लेंसेज की अलग अलग फोकल लेंथ दे रखी हो तो आपके फोकस जो होगी इक्विवेलेंट, वो उन दोनों का क्या होगी, सम होगी। तो 1/f प्लस 1/f2 इक्वल्स टू 1/f रहेगा। इसी तरह से इक्विवेलेंट पावर क्या हो जाएगी, P1 प्लस P2, क्योंकि 1/f को तो आप P1 लिख सकते हो, 1/f2 को आप P2 लिख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये n टाइम्स हो तो बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, डैश 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 ऐड करते जाना है आपको। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश 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 प्लस Pn तक, जब तक वो आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो सीधा जोड़ देना है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन वाली चीज नहीं है, ठीक है। और अगर दोनों लेंसेज को अपन ने किसी के बीच में डिस्टेंस रख के जोड़ा है कि टू थिन लेंस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, अभी इस ऊपर वाले डायग्राम में कहीं पे भी डिस्टेंस नहीं थी, बट अगर इनके बीच में डिस्टेंस रख दी जाए d, कि हाँ थोड़ा थोड़ा दूरी पे रखा है अपन इनको, है ना, तो उस कंडीशन में फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होगा जो आपको याद रखना है, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2, जहां पर d क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस है, d इज द सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक है। और p इक्वल्स टू p1 प्लस p2 माइनस d p1 इंटू p2, तो ये आपके पास में रहेगा। आया समझ में यहाँ तक? अगर आप यहाँ पे बोर हो रहे हो तो बोर होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो एक्चुअल पार्ट शुरू भी नहीं हुआ है ऑप्टिक्स का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें पढ़ना है अभी अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बाकी है, हमें बहुत कुछ पढ़ना है अभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आ रहा है हमारे पास में रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, हम लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, पीछे पूरा मीडियम भरा हुआ है, उस कंडीशन में रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो देखो हमारे पास में एक स्फेरिकल सरफेस है, ये रही, इस तरफ जो मीडियम है हमारे पास में रेयर मीडियम है, इस तरफ मीडियम क्या हमारे पास में डेंसर मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम इज μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस मीडियम इज μ2। हमारे पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट से रे आई 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 इस सरफेस पे गई, फॉल हुई, इसका रिफ्रैक्शन हुआ, रे यहाँ गई और इमेज कहाँ बन गई, यहाँ पे बन गई, कोई दिक्कत नहीं। एक नॉर्मल को फॉल किया हमने और उसको कहाँ पे बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाया, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और पोल के बीच की डिस्टेंस को यू ले लेंगे, ठीक है। इमेज डिस्टेंस और पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या ले लेंगे, वी ले लेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ले लिया हमने, डन। ऑप्टिकल सेंटर से बनने वाली रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी वो इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्टेड एंगल आर, और बाकी के तीन एंगल्स हमने ऐसे ही दे दिए, अल्फा हो गया, ये गामा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस वी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ये पोल है। हमने एनएम को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एनएम इतना क्लोज परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कि पी और एम पॉइंट बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है। तो एनएम बोल लो या फिर इसको एनपी बोल लो, एक ही बात है, क्योंकि पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इस बात को दिमाग में रखना, अभी मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। तो एनएम परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल्स। तो यहाँ पे एक अल्फा है हमारे पास में, बीटा है, और फिर क्या है हमारे पास में, गामा है। ट्राइंगल एनओसी, देखो एनओसी कौन सा है, एन ओ सी, ये वाला ट्राइंगल जो है इसमें हम इंटीरियर एंगल सब प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या कहता है कि अंदर के दो एंगल्स का सम, अल्फा और गामा का सम, बाहर के एक्सटीरियर एंगल आई के इक्वल होगा। तो मैं आई इक्वल टू क्या लिख दूंगा, अल्फा प्लस गामा, ठीक है, यहां तक ध्यान रखना। सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल आएगा एन आई और ये सी, ये छोटा सा एंगल दिख रहा है एन आई सी, इस ट्राइंगल में भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, आर प्लस बीटा इक्वल टू गामा है ना, तो आर प्लस बीटा इक्वल टू गामा डाल दें, यहाँ से आर भी निकाल देंगे, तो आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो एक तो एंगल इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब ऑल दी रेज आर पैरेक्सल, रेज काफी क्लोज है, काफी पास में, पैरेलल है, और काफी कम डिस्टेंसेस कवर कर रही है। देन दी एंगल्स आई आर अल्फा बीटा गामा विल बी द स्मॉल, और एंगल्स जब स्मॉल होते हैं तो आप इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिख सकते हो,
ठीक है, तो अल्फा को लिख देंगे 10 अल्फा, बीटा को लिख देंगे 10 बीटा, गामा को लिख देंगे 10 गामा। अब 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो, तो 10 अल्फा की बात कर रहा हूं तो ट्राइंगल कौन सा है, ये रहा। मैं इसमें क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर एनएम, मैंने बोला है ना क्लोज है, तो एनएम बोलो या एनपी, एक ही बात है। तो एनएम परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, ओएम हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये हो गया एनएम अपॉन ओपी बोल लो या फिर एनएम अपॉन ओएम बोल लो। इसी तरह से 10 बीटा, 10 बीटा को देखो डायग्राम में, बीटा के लिए आ जाएगा हमारे पास में एनएम परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज पीआई, पीआई बोलो या एमआई बोलो, एक ही बात है। बेस जो है पीआई हो गया या एमआई हो गया, पी और एम पॉइंट तो वेरी क्लोज। ठीक है, फिर गामा की बात करेंगे, 10 गामा इक्वल्स टू वापस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एनएम तो हर जगह पे परपेंडिकुलर है। बेस देखो, गामा के लिए बेस हो जाएगा एमसी बोल लो या फिर पीसी बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां से हमने 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा की क्या निकाल दी, वैल्यू निकाल दी। फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर, म्यू टू अपॉन म्यू वन के बराबर है बच्चों। और एज आई और आर स्मॉल, तो साइन आई को मैं आई लिख सकता हूँ, साइन आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर लिख सकता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू अपॉन म्यू वन के वो क्या हो जाएंगे, बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो मुझे मिलेगा म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर। अब आई और आर की वैल्यू हमें निकालनी है, और आई और आर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। आई किसके बराबर है, अल्फा प्लस गामा के, और आर जो है वो गामा माइनस बीटा के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा म्यू वन अल्फा प्लस गामा, म्यू टू गामा माइनस बीटा। ये आपने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, और अल्फा गामा गामा बीटा इनकी वैल्यूज ये रही, एन एम अपॉन ओपी, एन एम अपॉन पी आई, एन एम अपॉन पी सी। इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो म्यू वन गामा की जगह एन एम अपॉन ओपी, सॉरी अल्फा की जगह पे, गामा की जगह पे एन एम अपॉन पी सी, गामा की जगह पे एन एम अपॉन पी सी, बीटा की जगह पे एन एम अपॉन पी आई आया। डन। इसमें एन एम एन एम एन एम एन एम सब में कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट, तो म्यू वन इक्वल टू वन अपॉन ओपी प्लस वन अपॉन पी सी, म्यू टू वन अपॉन पी सी माइनस वन अपॉन पी आई। कोई दिक्कत नहीं है, म्यू वन और म्यू टू को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो म्यू वन अपॉन ओपी, म्यू वन अपॉन पीसी, म्यू टू अपॉन पीसी और म्यू वन अपॉन पी आई। अब देखो कहीं पे कॉमन टर्म दिख रही है, यस, म्यू वन अपॉन पीसी और म्यू टू अपॉन पीसी में पीसी कॉमन टर्म है, तो इन दोनों को एक साइड ले आएंगे और म्यू टू अपॉन पी आई को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो वी गॉट म्यू वन अपॉन ओपी प्लस म्यू टू अपॉन पी आई, और वो जो कॉमन टर्म्स थी ना उधर ले गया और उनका एलसीएम ले लिया, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पीसी। तो ये आई एक इक्वेशन। अब साइन कन्वेंशन से अपने को ओपी और पी आई पी सी इनकी वैल्यूज देखनी है, और क्या क्या है, ओपी चाहिए, पी आई चाहिए और पीसी चाहिए ना। तो देखो ओपी क्या है मेरे पास में, यू, पी आई क्या है, वी, और पीसी क्या है मेरे पास में, आर। यू वी और आर है हमारे पास में, तो इनके साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो लेफ्ट साइड में है उनको नेगेटिव डाल के यू, राइट साइड में वी और आर पॉजिटिव आ जाएंगे, वैल्यूज पुट करूंगा माइनस का यू वी और आर, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करा है, कुछ भी नहीं करा है, तो u2 टू अपॉन वी आगे आ जाएगा, u1 अपॉन यू पीछे आ जाएगा। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ गया, इसको ही हम स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, इमेजेस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, अब ये कंडीशंस याद रखना, कुछ केसेस कि जब रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम होगा तो आपको ये यूज करना है, ये यूज करने का मतलब जो फॉर्मूला आया वही यूज करना है। लेकिन जब रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर होगा तो आपको म्यू वन और म्यू टू की जगह बदल देनी है, जहां जहां पे भी म्यू टू और म्यू वन है वहां पे म्यू वन और म्यू टू कर देना, बस। ये आपको कंडीशन थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। और ये म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर बोल लो या फिर ये म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर बोल लो, इसको बोलते हैं हम पावर फैक्टर। स्फेरिकल सरफेस के लिए पावर फैक्टर का ये क्या करता है, काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा डेरिवेशन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास में है लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और जो अभी हमने निकाला था ना उसी के थ्रू ये फॉर्मूला होने वाला है। अच्छा एक बात बता देता हूँ, थोड़ा फॉर्मूले पे ध्यान दे देना एक बार। नीचे डिनोमिनेटर में वी और यू और आर तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन जब रेयर से डेंस में जाएगा, रेयर रेयर मीडियम मतलब हल्के मीडियम से भारी में जाएगा, तो म्यू टू आगे आएगा। ठीक है, फिर म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन। लेकिन जब डेंस से रेयर में जाएगा तो म्यू वन आगे आएगा, तो म्यू वन माइनस म्यू टू, म्यू वन माइनस म्यू टू। ये चीज का याद रखना। चलो
अब मैंने जो बात बोली वो आगे काम आने वाली है, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला, सो वी हैव अ प्रिंसिपल एक्सिस जिसके ऊपर हमने क्या रख रखा है, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा रखा है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट से रे आएगी, पहली सरफेस पे फॉल होगी और बेंड होगी, फिर दूसरी सरफेस पे होगी, एक बार और बेंड होगी, तो इमेज बन जाएगी यहाँ पे आई पे। लेकिन एक्चुअल में उसकी इमेज बननी कहाँ चाहिए थी, I1 पे बननी चाहिए थी। तो हमारे पास में दो इमेजेस है, एक इमेज है I1 वर्चुअल इमेज, एक इमेज है I रियल इमेज। C1 और C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, R1 एंड R2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U, वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस V1 और एक्चुअल इमेज की डिस्टेंस क्या ले ली हमने, V ले ली। कोई दिक्कत नहीं, दो नॉर्मल से हमारे पास में, एक तो M पॉइंट पे है और एक N पॉइंट पे है, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे दो कंडीशन याद रखनी है, पहले वो है ना म्यू1, मतलब पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम से डेंस मीडियम म्यू2 में जा रही है, फिर उसके बाद में म्यू2 से वो किस में आ रही है, म्यू1 में आ रही है। तो दो तीन केस हो रहे हैं, एक तो रेयर से पहले वो जा रही है डेंस में, फिर वो डेंस से किस में जा रही है, रेयर में जा रही है। तो ये कंडीशन याद रख के अपन उस ऊपर वाले स्फेरिकल फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। For refraction at the surface ABC, O is the object and I1 is the its real image. As reflection takes place from rarer to denser medium, तो पहला जो कंडीशन है उसमें O अपनी ऑब्जेक्ट है रियल और उसके लिए इमेज क्या है I1, तो अपने को डिस्टेंसेस क्या यूज करनी पड़ेगी, U और V1 यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U1 ही है बट उसकी पहली इमेज कहाँ बन रही है, V1 पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब डेंस रेयर टू डेंसर जा रहा है तो फॉर्मूले में म्यू2 आगे आएगा, म्यू2 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस म्यू1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1। और ये हमारे पास में क्या आ रहा है, पहली रेडियस ऑफ कर्वेचर, इक्वेशन नंबर 1। बट फॉर रिफ्रैक्शन एट द सरफेसेस ADC, I1 act as a virtual object placed in a denser medium and I is the its real image in a rarer medium। जब दूसरी सरफेस ADC से वो जाएगा तो उसके लिए वर्चुअल इमेज काम करेगी ऑब्जेक्ट का, और जो रियल इमेज बन रही है उसको ही हम क्या मानेंगे, रियल इमेज मानेंगे। तो I1 को लेंगे हम ऑब्जेक्ट और V को क्या लेंगे हम, इमेज डिस्टेंस। तो अब वो डेंस मीडियम से रेयर में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 आगे माइनस म्यू2 अपॉन क्या आ जाएगा, नीचे इमेज डिस्टेंस ही रहेगी बेटा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वहीं पे रहेगी, और ये हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। तो इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, 2 आ गई। कोई समस्या, अब इक्वेशन 1 और 2 आ गई, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इसका LHS और इसका LHS जुड़ गया, इसका RHS और इसका RHS क्या हो गया, यहाँ पे जुड़ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यूज रखी तो म्यू2 अपॉन V1 कैंसिल आउट, म्यू2 अपॉन V1 से, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। फिर म्यू1 अपॉन V और म्यू1 अपॉन U, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा म्यू1 अपॉन V माइनस म्यू1 अपॉन U। इस तरफ का काम तो खत्म। इधर क्या कॉमन आ रहा है, इधर कॉमन आ रहा है बच्चा म्यू1 माइनस म्यू2, यहाँ पे नहीं आ रहा तो इसको आगे पीछे शिफ्ट कर लूंगा तो माइनस कॉमन निकल जाएगा। तो इसको अगर मैं लिख सकता हूँ ना म्यू2 माइनस म्यू1, तो जैसे ये लिखूंगा तो बाहर माइनस कॉमन आएगा, प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस, जिसमें से मैं म्यू2 माइनस म्यू1 को कॉमन निकाल लूंगा और ब्रैकेट में बनेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। डन। चलो ये यहां तक आ गया कॉमन। अब मैं क्या करूंगा, यहां से और यहां से क्या निकाल दूंगे कॉमन, म्यू1 कॉमन निकाल दिया तो ये बन गया 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। कोई दिक्कत नहीं। फिर म्यू1 को है ना अपन डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू1 हो जाएगा, और इधर तो वो वैसे ही चला है 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ऐसा कैसा। इसको लिख सकते हो आप 1 अपॉन F, इसमें म्यू1 दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड लग जाएगा तो ये रिलेशन मिल जाएगा, और ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो म्यू2 अपॉन म्यू1 को आप म्यू लिख सकते हो। सो ये आ गया आपके पास में फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं अपन, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, जहां पे 1 अपॉन F को P लिख सकते हैं म्यू माइनस 1, और ये आ गया। डन यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़िया है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और नोट, फॉर अ बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स मतलब जब भी कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा तो R1 हमेशा क्या लेना, पॉजिटिव, R2 को लेना नेगेटिव। लेकिन कॉन्केव लेंस हो तो R1 इज नेगेटिव एंड R2 इज पॉजिटिव। ये कंडीशन थोड़ी आपको दिमाग में
रखनी पड़ेगी क्वेश्चन करते समय। वैल्यूज याद रखने का ही मतलब नहीं बनता है, साइन भी याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो अब बात आती है आपके प्रिज्म की। प्रिज्म बहुत ही प्यारा डिवाइस है और बहुत ही अच्छी जगह पे यूज किया जाता है। देखो क्या होता है प्रिज्म। अ प्रिज्म इज अ wedge shaped portion of a transparent refractive medium। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है, ट्राइंगुलर शेप का होता है, बाउंडेड बाय द टू प्लेन्स। दो प्लेन्स होते हैं, दो नहीं तीन प्लेन्स होते हैं वैसे तो इसके, बट मेन प्लेन्स जो होता है आगे पीछे वाले, तो दो प्लेन हो गए, एक दो तीन ट्राइंगल शीट होती है, तो ऐसे करके प्रिज्मा बनता है। एक तरह से ट्राइंगल ये जो 2D 3D शेप का है, ठीक है। टू प्लेन फेसेस द इंक्लाइंड ईच अदर एट द सर्टेन एंगल। सर्टेन एंगल पे मोस्टली प्रिज्म का एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स बराबर होती है। 60 डिग्री का प्रिज्मा होता है, ठीक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना हो तो प्रिज्मा फिर 90, 45 और 45 का होता है, उसको राइट एंगल प्रिज्मा बोलते हैं। और एक आता है इक्विवेलेंट प्रिज्मा, ठीक है। देखो 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने ये, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्मा। प्रिज्मा का डेविएशन कैसे होता है। पहले देखो हमारे पास में ए बी सी करके एक प्रिज्मा है। प्रिज्मा का ये वाला एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ प्रिज्मा, एंगल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल हमने यहाँ बना रखा है इस सरफेस पे, एक नॉर्मल हमने यहाँ बना रखा है इस सरफेस पे, ठीक है। नॉर्मल एट क्यू, नॉर्मल एट आर, क्यू और आर पॉइंट पे। इंसिडेंट आई 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 और टकराई तो बेंड होगी, जाना कहाँ चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन जाएगी कहाँ, इस तरफ। फिर दूसरी बार मिलेगा उसको सरफेस, एक बार और बेंड होगी, जाना कहाँ चाहिए था सीधा, लेकिन जाएगी कहाँ, नीचे की तरफ। तो प्रिज्म में कुछ रे ऐसी आती है, इधर से आती है, एरो फॉलो करो और ये नीचे की तरफ चली गई, ठीक है। इसको यहां जाना चाहिए था तो इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाओ, और निकल कहाँ रही है इमरजेंट, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ। तो इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट एंगल की रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। इंसिडेंट एंगल कहाँ जाने चाहिए था और इमरजेंट रे को पीछे की तरफ मिला हो तो जहां एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। फर्स्ट टाइम जो इंसिडेंट हो रहा है वो I1, पहला रिफ्लेक्शन R, दूसरा हो जाएगा R डैश, और इमरजेंट एंगल हो गया E। डन। सॉरी, ये R है, तो बचे हुए एंगल को क्या लिख सकता हूं मैं। देखो जब दो लाइनें क्रॉस होती है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं ना, तो यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्रॉस हो रही है, तो इफ दिस वन इज आई, ये पूरा सम क्या हो जाएगा, आई के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ये आर है ना, तो हमारा ये वाला बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये बचा हुआ एंगल आपके पास में हो जाएगा आई माइनस आर। इसी तरह से ये बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, इमरजेंट एंगल माइनस आर डैश, ठीक है। आया समझ में। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन और इसको बोल देंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। चलो अब अपन यहाँ पे लेते हैं कुछ टर्म्स टू फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन डेल। डेल की वैल्यू निकालनी है मुझे। चलो फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन और आर। क्वाड्रिलेटरल कहां बन रहा है बेटा, ए ये रहा, क्यू ये रहा, एन ये रहा, आर ये रहा, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसकी चार साइड्स है। तो मतलब कि एंगल ऑफ प्रिज्मा, एंगल ए क्यू आर और एन, इन सब का सम क्या होगा, कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 के आसपास होता है, ठीक है। बट आमने सामने वाली साइड्स का सम कितना होता है, 180। तो इसमें एंगल ऑफ प्रिज्मा ए और ये वाला एंगल एन, क्यू एन आर, मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का सम किसके बराबर हो, एंगल ए प्लस क्यू एन आर इक्वल टू 180। तो एंगल ए मिल गया मुझे 180 माइनस क्यू एन आर, ठीक है। यहां से इसको दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम द ट्राइंगल क्यू एन आर, अब ट्राइंगल देखो क्यू एन आर, ये वाले ट्राइंगल में देखें तो इस वाले ट्राइंगल में हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि क्यू एन आर, आर और आर डैश, इन तीनों का जो सम है वो 180 के बराबर होगा। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं, आर प्लस आर डैश जो है वो किसके बराबर होगा, 180 माइनस क्यू एन आर के। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया इसको। डन। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बताओ। देखो इस तरफ एंगल ऑफ प्रिज्मा ए आ रहा है और इस तरफ भी हमारे पास में ये आ रहा है आर प्लस आर डैश, और इधर देखो 180 माइनस क्यू एन आर आ रहा है, इधर भी 180 माइनस क्यू एन आर आ रहा है। तो कह सकता हूं ना मैं, आर प्लस आर डैश किसके बराबर है, ए के बराबर है। आर प्लस आर डैश किसके इक्वल है, ए प्रिज्म के बराबर है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं एम क्यू आर, इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है।
इस वाले ट्राइंगल में मैं कह सकता हूँ कि आई माइनस आर और ई माइनस आर डैश जो है, ये छोटी छोटी सी जो एंगल्स है आई माइनस आर और ई माइनस आर डैश, ये एंगल डेविएशन के क्या होंगे, बराबर। क्योंकि ट्राइंगल्स का इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना कि आई माइनस आर और ई माइनस आर डैश, इन दोनों का जो सम है वो डेल के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया, इसमें प्लस वाली टर्म्स को एक साथ ले लिया, आई और ई को हमने एक साथ जमा दिया, आर और आर डैश को हमने क्या कर लिया, एक साथ जमा दिया, कोई इश्यू नहीं है। फिर आई प्लस ई तो एज इट इज, आर प्लस आर डैश, देखो आर प्लस आर डैश किसके इक्वल है बेटा, आर प्लस आर डैश की जगह पे हम क्या डाल देंगे, ए डाल देंगे। तो यहाँ से डेल की वैल्यू मिल गई ना कि आई माइनस ई, सॉरी आई प्लस ई माइनस ए, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो बस इतना ही है। और यहां से आप और सिंप्लीफाई करके इसको ऐसे लिख सकते हो, तो डेल की वैल्यू ऐसे निकाली जा सकती है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं मैं कि इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल बराबर है, ये हमने ग्लास प्रिज्म में देख लिया था कि आई जो होता है वो इमर्जेंट एंगल के हमेशा क्या होता है, बराबर। तो यहां से लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बराबर होगा अगर उसके अकॉर्डिंग इमर्जेंट एंगल इंसिडेंट के बराबर है तो उस कंडीशन में जब हमारे पास में इंसिडेंट इमर्जेंट बराबर, दोनों रिफ्रैक्टिव एंगल्स, सॉरी रिफ्रैक्शन एंगल बराबर, तो उस कंडीशन में डेल को हम लिखेंगे मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन लिखेंगे। एज वी हैव ए प्लस डेल इक्वल्स टू आई प्लस ई, ये रिलेशन होता है हमारे पास में, तो क्या मैं ई की जगह पे आई लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं आराम से। तो ए प्लस डेल इक्वल्स टू आई प्लस आई हो जाएगा, आई और आई कितना, 2i, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल एम बाय 2 हो जाएगा हमारे पास में। इंसिडेंट एंगल किसके बराबर आएगा, ए प्लस डेल एम बाय 2 के बराबर आएगा। बट ऑल्सो वी नो दैट कि आर ए जो है आर प्लस आर डैश के बराबर है, बट यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी कि दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिफ्रैक्टिव एंगल बराबर है। तो आर प्लस आर कितना, 2r, तो आर किसके बराबर, ए बाई 2 के बराबर। तो यहां से आ गया आई, यहां से आ गया आर, तो मैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आई की जगह पे डालूंगा ए प्लस डेल एम बाई 2, ए बाई 2। ये रिलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन आ गया प्रिज्मा एंगल डेविएशन और उनके बीच में। इफ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो साइन और साइन का रेशियो हट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में ए प्लस डेल एम बाई 2 और ए बाई 2। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसल आउट, ए प्लस डेल एम आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू ए इक्वल्स टू ए प्लस डेल एम। तो सिंप्लीफाई कर लो ना आप, ए को इधर बेच के कॉमन निकाल लो, तो डेल एम किसके बराबर आएगा, ए म्यू माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डेल एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। मिनिमम डेविएशन आ गया आपके पास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आ गया, ठीक है, और ये डेल का फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो आई होप आपको ये प्रिज्म भी समझ में आया होगा, और डाउट वगैरह रहते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछ सकते हैं। तो अब हमारे पास में आ रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एक्चुअल में वो डिवाइसेस, वो सारे इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम चीजों को मैग्नीफाई करके, मतलब कि एनलार्ज करके देखते हैं, या फिर हम उनकी मदद से चीजों के, दूर की चीजों को क्लियरली देखने का काम करते हैं, उन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मेनली तुम्हारे कोर्स में है माइक्रोस्कोप्स, मतलब कि जो पास की चीजों को काफी बड़ा करके दिखाता है, लाइक बैक्टीरिया हो गया, या फिर हम कुछ पढ़ना हो पास में से बाय, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा हमारे पास में आता है टेलीस्कोप, जो काफी दूर की चीजों को क्लियरिटी दिखाता है, जैसे स्टार्स हो गए, मून्स हो गए, हमें उनको क्लियर दिखना है, तो उसके लिए हम उन डिवाइस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपके पास जो डिवाइस आ रहा है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन। हम सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ने वाले हैं जब फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट अ लीस्ट डिस्टेंस, ह्यूमन की लीस्ट डिस्टेंस जो होती है वो 25 सेंटीमीटर, इस तक अपन क्लियरली देख सकते हैं, वहां पे अगर इमेज बनती है तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ शॉर्ट फोकल लेंथ हमने रख रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये लेंस हो गया हमारे पास में, हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, ये छोटी सी पेंसिल है, उसको हमने नाम दिया है ए बी, और इससे एक रे को पैरेलल निकालूंगा तो कहाँ जाएगी बेटा,
फोकस से गुजर जाएगी, और एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से निकालूंगा तो सीधी ही चली जाएगी वो हमारे पास में। ठीक है, अब ये रेस कभी इस तरफ तो मिल नहीं पाएगी, तो वो रेस कहाँ मिलेगी, पीछे की तरफ वर्चुअली मिलेगी, और हमारी इमेज बनेगी यहाँ पे ए डैश बी डैश। ये जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये हमारी वर्चुअल इमेज है, बिहाइंड द मिरर सेम साइड पे ही बन रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैंने ए बी को जो ले रखा है वो एक्स ले लिया, और इमेज डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, डी ले लिया। आई रिपीट, इमेज डिस्टेंस यहाँ पे डी ले रहा हूं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को एक्स ले रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो इसको अगर हमने पेंसिल की टिप को आगे की तरफ ड्रॉ करा तो ये यहाँ पे इमेज डिस्टेंस के जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये हो गया ए डबल डैश, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए डबल डैश। ठीक है, ए डबल डैश ऑप्टिकल सेंटर के साथ में जो एंगल बना रहा है उसको ले रहे हैं हम अल्फा, और हमारी जो ए डैश वाली लाइन है वो है ना, अगर जो एंगल बना रहा है उसको क्या ले रहा हूं मैं, बीटा। आई रिपीट, ए डबल डैश जो है वो है ना, जो एंगल बनाएगा उसको अल्फा ले रहा हूँ, और ए डैश जो एंगल बना रहा है उसको क्या ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे बीटा ले रहा हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्स हो गई और इमेज डिस्टेंस हो गई डी। ठीक है, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला याद रखो आप, क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इमेज क्या एंगल बना रही है, मतलब ए डैश बी डैश क्या एंगल बना रहा है, वो डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट अ लीस्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट क्या एंगल बना रहा है, अब देखो ऑब्जेक्ट तो है ना यहाँ पे इसके ऊपर आ गया, तो ये नहीं, हम ए डबल डैश को, क्योंकि ए बी ए डबल डैश बी के बराबर ही तो है, हमने इस लाइन को बस आगे ही तो बनाया है, तो ये यहाँ पे अगर जो एंगल बन रहा है अल्फा, उसकी बात हो रही है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोले तो ए डबल डैश बी डैश की मदद से बनने वाला एंगल, और ऊपर की तरफ आ जाएगा इमेज एंगल। तो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, बीटा अपॉन अल्फा, इन दोनों का रेशियो हमने ले लिया है यहाँ पे। बीटा एंगल्स काफी ज्यादा छोटे हैं, तो बीटा को ले लूंगा मैं 10 बीटा, अल्फा को ले लूंगा मैं 10 अल्फा ले लूंगा। ठीक है, और अब हम 10 बीटा और 10 अल्फा निकालेंगे। 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 10 अल्फा की जगह पे भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे। तो देखो 10 बीटा के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या, ए डैश अपॉन बी डैश, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और बेस क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में ए बी, बीटा की जगह आ जाएगा ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। बीटा के लिए बात करूं तो देखो ये इसके साथ में क्या बना रहा है, बीटा, तो इसके लिए तो हम मैं ले सकता हूँ ना ए बी अपॉन बी ओ भी ले सकता हूँ, क्योंकि बीटा वाले एंगल के लिए ए बी ही परपेंडिकुलर है और बेस भी वही है, तो ए बी अपॉन ओ बी। और 10 अल्फा की जगह ले सकता हूँ ए डबल डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। कैसे, देखो अल्फा किसके लिए बना रहा है, ए डबल डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसके रेशियोज ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब ए डबल डैश बी जो है वो ए बी के बराबर है, क्योंकि देखो ए बी के जस्ट इक्वल कौन है, ए डबल डैश बी ही है, तो ये दोनों डिस्टेंस में मैं ए बी भी यूज कर सकता हूं, तो मैं ए डबल डैश बी को ए बी लिख दूंगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी से ए बी कैंसल आउट हो जाएगा, बी ओ बी डैश जो है वो घूम के ऊपर आ जाएगा, तो वी गॉट मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल्स टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी, ओ बी डैश अपॉन ओ बी। और ओ बी डैश और ओ बी को क्या लिख सकते हैं मैं, देखो ओ बी डैश क्या है, बताओ बताओ, ओ बी डैश ये रहा डी, और ओ बी क्या है अपने पास में, ये रहा, तो अपन इनको यहाँ पे लिख लेंगे, तो माइनस का डी अपॉन एक्स। ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों के दोनों लेफ्ट साइड ही बन रहा है, माइनस का डी अपॉन माइनस का एक्स, तो वी गॉट एम इक्वल्स टू डी अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में मैग्नीफाइंग पावर। एज द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द लेंस, इमेज काफी ज्यादा पास में बन रही है, तो हमारे डी की जगह पे अपन क्या यूज कर सकते हैं, वी भी यूज कर सकते हैं, अपन उसको क्या मान लेंगे, वी। ठीक है, क्यों मानेंगे वी, लीस्ट डिस्टेंस, उसकी नियर बाय डिस्टेंस को ही वी ले लिया अपन ने, मतलब डी को अपन ने क्या मान लिया, वी, और लेफ्ट साइड में है तो माइनस का डी को अपन ने क्या मान लिया, वी मान लिया। तो आपका मेरा थिन लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, थिन लेंस फॉर्मूला इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो इमेज डिस्टेंस डी की जगह पे माइनस, वी की जगह पे माइनस का डी ले लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का एक्स आ गया 1 अपॉन एफ, तो माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। वी गॉट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन डी जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 अपॉन डी, कोई दिक्कत नहीं।
तो 1/x किसके बराबर आया, 1/d प्लस 1/f के इक्वल आया है। और यहां से हम क्या करेंगे, d से सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब कि न्यूमिनेटर में d का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया d बाई एक्स, डी बाई डी कितना 1, और d बाई एफ ये हो गया, और d बाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर m लिख सकते हैं। तो ऐसे आप मैग्नीफाइंग पावर फाइंड कर सकते हो, किसकी, माइक्रोस्कोप की। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक। चलो, अब सेकंड कंडीशन इसमें क्या कहती है कि जब व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट अ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे बनता है तो सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे एक्ट करता है। ठीक है, इनफाइनाइट पे बन रहा है ना, तो मैंने इनफाइनाइट वाले के लिए डायग्राम अलग ही बना दिया कि यहाँ से ये है ऑब्जेक्ट रखा होगा, इनफाइनाइट पे बन रहा होगा। ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। ठीक है, अलग से कहीं बना रहा होगा, और हमारा जो ए बी है वो बीटा एंगल तो बना ही रहा है। सेम डायग्राम में लेंस होगा वही है, ये बीटा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। जब है ना इमेज हमें इनफाइनाइट पे बनानी हो तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ रहेगा, हमेशा फोकस पे रहेगा। तो यू किसके बराबर आएगा, एफ के इक्वल आ गया। ठीक है, यू एफ के इक्वल आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एफ हो गया और हाइट होगी एच। और फ्रॉम इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट वाले की कंडीशन भी हमने यहाँ पे अलग से बना ली। इनफाइनाइट वाले के लिए ले लिया मैंने अल्फा, हाइट ले ली एच और डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इमेज डिस्टेंस, इमेज का जो एंगल बन रहा है वो बीटा, ऑब्जेक्ट का जो एंगल बन रहा है वो अल्फा। एक बात बता दूं, जब भी आप कभी इस तरह के डेरिवेशंस करो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, तो आपको इमेज के लिए एक अलग से सेपरेट डायग्राम बना लेना चाहिए, और ऑब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट डायग्राम, जैसे कि मैंने बना रखा है। ये पहला वाला जो है वो इमेज के लिए ही बनाया है हमने, और ये दूसरा वाला जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए जो एंगल बन रहा है उसके लिए बनाया है। ठीक है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का एंगल हो गया अल्फा, इमेज का हो गया बीटा। तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर हो गया बीटा अपॉन अल्फा, तो स्मॉल सा एंगल है तो बीटा को ले लेंगे हम 10 बीटा एंड अल्फा को ले लेंगे 10 अल्फा। ठीक है, अब ये चीजें यहाँ पे रख दी। अब 10 बीटा निकालते हैं, बीटा किस वाले डायग्राम में, पहले वाले में। तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या, एच अपॉन एफ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये हो गया एच अपॉन एफ। अल्फा की बात करूंगा तो ये हो गया परपेंडिकुलर, मतलब एच अपॉन डिस्टेंस, बेस हो गया ना इसके लिए, तो एच अपॉन डी। कोई दिक्कत नहीं, एच से एच कैंसल आउट, तो ये एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी बाय एफ आ जाएगा अपने पास में। ये आ गया हमारे पास में मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जब वो कहाँ पे बना रहा है, इमेज इनफाइनाइट पे बना रहा है। ठीक है, आए समझ में। चलो आगे देखते हैं हम। तो बच्चों अब हमारे पास में आ रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू सी मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। टाइनी ऑब्जेक्ट्स का मतलब बैक्टीरिया देखना हो गया, या फिर हमें कुछ देखना है जो ज्यादा बारीक डिटेल्ड हो, तो उस कंडीशन में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ अरेंज कोएक्सियली एट द एंड्स ऑफ द टू स्लाइडिंग मेटल ट्यूब। किसी मेटल ट्यूब के अंदर दो छोटे छोटे से कॉन्वेक्स लेंस यूज करे जाते हैं, जिनका फोकल लेंथ क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, और उनको ट्यूब में फिट करते हैं, सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं, हमारा क्या रेडी हो जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक होता है आई पीस। ऑब्जेक्टिव पीस क्या होता है, इट इज द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ एफ नॉट। ऑब्जेक्टिव पीस की फोकल लेंथ एफ नॉट होगी, शॉर्ट होगी और स्मॉल अपर्चर का होगा। जबकि आई पीस जो होगा वो एक कॉन्वेक्स लेंस ही होगा ऑफ कंपैरेटिवली लार्जर फोकल लेंथ एफ ई एंड द लार्जर अपर्चर। ये ऑब्जेक्टिव पीस से थोड़ा बड़ा होगा, और आई पीस को हम आंख की तरफ रखते हैं जिस साइड से हमें देखना है, और ऑब्जेक्टिव पीस वो होता है जिसको ऑब्जेक्ट की तरफ रखते हैं जिसे हमें देखना है। ठीक है, तो इसके मेन दो कंपोनेंट होते हैं। इसमें भी वही करना है हमें, जब इमेज एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही हो और इमेज हमारी इनफाइनाइट पे बन रही हो, उस कंडीशन पे हमें क्या निकालना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर हमें निकालना है। चलो देखते हैं। तो हमारे पास में एक ऑब्जेक्टिव पीस है और एक हमारे पास में आई पीस है। ऑब्वियसली देख के पता पड़ रहा है, इसकी फोकल लेंथ एफ ओ है, इसकी फोकल लेंथ क्या है, एफ ई। आई पीस को हम रखते हैं ह्यूमन आई की तरफ, और ऑब्जेक्टिव पीस को रखते हैं हम जिस तरफ हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। दोनों की फोकल लेंथ जो होती है वो वैसे छोटी ही होती है, लेकिन एक का अपर्चर जो है काफी बड़ा होता है और एक का अपर्चर क्या होता है, छोटा।
सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए रहते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है ए बी, और हमने क्या रखा है कि ए बी की हाइट को रख रखा है एच ओ। ध्यान रहेगा एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब रे आएगी, इससे एक पैरेलल रे को डालूंगा तो मैं पहले वो कहा होगी एफ ओ पे क्रॉस होती हुई यहाँ जाएगी, उसके बाद में एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से डालूंगा तो वो क्रॉस होती हुई कहाँ आएगी, यहाँ पे। तो हमारी फर्स्ट इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। अब ये ए डैश बी डैश जो है वो आई पीस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट का काम किसके लिए करेगी, आई पीस के लिए करेगी। तो देखो हमारी पहली इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे ए बी, ठीक है, इसकी डिस्टेंस हो गई यूओ। इससे बनने वाली इमेज जो है वो ए डैश बी डैश है, और इमेज डिस्टेंस को ले लिया वी ओ, ठीक है। अब ये ए डैश बी डैश जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है आई पीस के लिए, तो ए डैश बी डैश की डिस्टेंस हो गई यूई, और ए डैश बी डैश में भी वही वापस रूल फॉलो करेंगे, एक पैरेलल निकालेंगे वो इधर चली जाएगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे वो इधर चली जाएगी। तो इधर कभी नहीं बन पाएगी आई की तरफ, तो इसको पीछे वर्चुअली मिलाया जाएगा, और वर्चुअली मिलाने पे ये जिस पॉइंट पे बनेगी उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, नई इमेज बनेंगे, और वहां पे बन रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश। मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट की फर्स्ट इमेज बनी, वो इमेज ऑब्जेक्ट का काम कर रही है आई पीस के लिए, और आई पीस से वो इमेज वापस बड़ी बन गई एच आई। तो फाइनल इमेज बन रही है एच आई पे, जिसका नाम है ए डबल डैश बी डबल डैश। फर्स्ट इमेज जो बनी वो है ए डैश बी डैश, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो है ए बी, ठीक है। इनके डिस्टेंसेस हो गई, जैसे कि फर्स्ट हमारा यूओ वीओ हो गया, आई पीस से बनने वाले के लिए ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस यूई, और इमेज डिस्टेंस वी हो गया। लेकिन फाइनल इमेज को हम डी बी कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। और ये फोकल लेंथ एफ और एफ ई ले लेंगे हम यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, हमने यहाँ पे क्या करा है, अलग से बनाया है इमेज डिस्टेंस के लिए, क्या है हमने अलग से एंगल बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में एंगल्स हो गए वन बाय वन करके। सबसे पहले तो हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में बीटा बन जाएगा, ठीक है, और एक अल्फा हमारे पास में ऑलरेडी रहेगा। रुको एक सेकेंड। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो भी हमारे पास में एंगल बन रहा है उसकी बात होगी। तो हमारा बीटा जो है वो बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, बीटा बन जाएगा। और हम क्या मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, और ए बी से बनने वाला एंगल को ले लिया हमने अल्फा, और हमारा जो इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, या फिर हमारी ए डबल डैश बी डबल डैश जो इमेज बन रही है उसके लिए एंगल को क्या ले लिया हमने, बीटा ले लिया। तो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, एंगल्स आर वेरी स्मॉल सो दैट टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा ले लेंगे हम इसको, मैग्नीफाइंग पावर को टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा ले लेंगे, डन। अब टेन बीटा निकालना है और टेन अल्फा निकालना है, ठीक है। अब टेन बीटा देखो, बीटा के लिए हमारे पास में है परपेंडिकुलर एच डैश, ठीक है। तो एच डैश को हमने यहाँ पे ले लिया, अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, बेस, तो बेस हो गया यूई, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया इसमें है ना हमारा परपेंडिकुलर हो गया एच डैश, अपॉन हमारा बेस हो गया यूई। तो एच डैश अपॉन यूई टेन बीटा की वैल्यू आ जाएगी। टेन अल्फा की वैल्यू देखो इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं, परपेंडिकुलर हो गया एच अपॉन डी, तो एच अपॉन डी हमारे पास में आ गया। इफ एच अपॉन एच डैश को इसको सिंप्लीफाई कर लिया और डी ऊपर घूम के आ गया तो डी बाई यू हो गया, ठीक है बच्चा। तो आप ध्यान रखना, हाइट ऑफ इमेज एच डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच, इसका जो रेशियो है वो हमारा फर्स्ट लेंथ से बन रहा है, और फर्स्ट लेंथ से बन रहा है तो पहले वाले की मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी हमारे पास में इसकी वजह से, ठीक है। तो एच डैश अपॉन एच को आप लिख सकते हो एमओ, और सेकंड वाले लेंस की मदद से बन रहा है डी और यूई, तो डी बाई यूई को अपन क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बट वी नो दैट कि एमओ को एच डैश अपॉन एचओ तो लिख सकते हैं, लेकिन वीओ अपॉन यूओ भी लिखा जा सकता है। इक्वेशन नंबर क्या हो गई है हमारे पास में, सेकंड, ठीक है। एज दी आई पीस एक्ट एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, जो हमारा आई पीस होता है वो किसके जैसा काम करता है, किसके जैसा काम करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा काम करता है। तो हम एम ई को आप डी बाई यू ई लिख सकते हो, या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप का फाइनल फॉर्मूला बताता हूँ। क्या आया था सिंपल माइक्रोस्कोप का फाइनल फॉर्मूला, ये आया था ना, एम इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ। तो आप एम की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आइदर डी बाई यू ई लिख सकते हो, या फिर 1 प्लस डी अपॉन एफ ई लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारे पास में, 3 हो गया। अब यहां से एमओ की वैल्यू तो यहाँ डाल देंगे, बीओ अपॉन यूओ,
और एम की वैल्यू अपन यहाँ से डाल देंगे 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो आप जैसे ही इन वैल्यूज को पुट करोगे 2 और 3 को इक्वेशन 1 में, तो मैग्नीफाइंग आ जाएगी एम विच इज इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी बाय एफ ई। तो ये आपके पास में क्या आ गया, फाइनल फॉर्मूला आ गया। किसका आया, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इफ UO इज इक्वल टू माइनस FO, कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पीस से जो हमारी क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पीस से जो हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकस पे रखी हुई हो, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस पे। ठीक है, एंड इमेज फॉर्म्ड क्लोज टू द आई लेंस, और इमेज कहाँ बनेगी उस कंडीशन में, आई लेंस के पास में बनेगी। और देखो जब भी आपका ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली फोकस पे रखा जाएगा, तो आप इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वहीं पे हमेशा क्या बनेगा, इमेज बनेगी। तो आप क्या कर सकते हो बच्चा, कि VO की जगह पे ट्यूब की लेंथ भी लिख सकते हो। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्यूब। तो आप क्या करोगे, VO की जगह पे लिख दो L, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, FO पे। बस ये फाइनल फॉर्मूला बन गया। तो मैग्नीफाइंग पावर के ये दो फॉर्मूले हैं फॉर क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, और ये किस कंडीशन में था, जब नियर पॉइंट पे बन रहा था, नियर पॉइंट पे अपनी क्या बन रही थी, इमेज बन रही थी। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे चलते हैं। अब हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, एट इनफाइनाइट पे फॉर्म हो रही है। तो देखो वही प्रोसेस है, ऑब्जेक्ट रखा है AB पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट की रेज फोकस से निकलेगी, फर्स्ट पैरेलल आएगी, तो फिर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, और ये जहां मिल रही है वहां पे हमारे पास में बन रहा है A डैश B डैश। अभी A डैश B डैश जो इमेज है वो इसके लिए किसका काम कर रही है, आईपीस के लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो वही पैरेलल निकाली और इधर चली गई, और एक ऑप्टिकल सेंटर से निकाली, तो ये रेस कभी इधर नहीं मिल पाएगी, तो कहाँ मिलेगी, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको बस इनफाइनाइट की कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप को याद रखना है कि M इक्वल टू डी बाई एफ लिखा जाता है। ठीक है, जहां पर D क्या है, इमेज डिस्टेंस, और FE क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, या फिर आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, तो आपकी चॉइस है वैसे। ठीक है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अब आता है हमारे पास में टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है। अ टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इनेबल्स अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दूर की चीजें देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मून हो गए, स्टार्स हो गए, स्काई देखना हो गया, फिर बहुत ज्यादा दूर की कोई चीज देखनी है तो उसके लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टेलीस्कोप, इसके टाइप भी होते हैं। पहला जो है वो है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एंड सेकंड जो टाइप आता है वो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। आपके कोर्स में क्या है, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप दोनों के दोनों है। फर्स्ट पढ़ते हैं हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इसमें वापस दो होते हैं। रिफ्रैक्टिंग में पहला आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इट इज यूज्ड टू सी द हेवनली ऑब्जेक्ट्स लाइक अ सन, स्टार्स, प्लैनेट्स etc। द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड वन। इसको दूर की चीजें देखने के लिए यूज किया जाता है और फाइनल इमेज इसमें इन्वर्टेड बनती है। जबकि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होता है, इट इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सिर्फ अर्थ पे दूर की चीजें देखने के लिए, जैसे कि बाइनोकुलर ग्लासेस हो गए, या फिर ऐसा टेलीस्कोप जो एक रिवर के इस पार से रिवर के उस पार देखने के लिए मदद में आ रहा है ना। एंड द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। इसमें इमेज जो होती है वो सीधी बनती है टेरेस्ट्रियल में, और एस्ट्रोनॉमिकल में वो इमेज क्या बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, टेलीस्कोप का दूसरा जो टाइप आता है बच्चा वो होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या है, दिस मेक यूज ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर्स टू व्यू द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर्स का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है अपना कॉन्केव मिरर, जो रेस को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल न्यूटोनियन या कैसेग्रेन टेलीस्कोप। ठीक है, कैसेग्रेन टेलीस्कोप आप जो बोलना चाहे, तो ये टेलीस्कोप जो होते हैं वो रिफ्लेक्टिंग होते हैं, और ऊपर वाले जो मैंने बताए थे वो वाले एस्ट्रोनॉमिकल या टेरेस्ट्रियल, वो वाले कौन से होते हैं, रिफ्रैक्टिंग होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो शॉर्ट में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका डेरिवेशन, लेकिन इनके डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है और डायग्राम डेरिवेशन भी इतने कोई खतरनाक नहीं है, छोटे मोटे से डेरिवेशन है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो टेलीस्कोप देख रहे हैं, और टेलीस्कोप में हमारे पास में है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। रिफ्रैक्टिंग में पहला टेलीस्कोप देख रहे हैं जहां पर इमेज रियल बन रही है लेकिन सेकंड टाइम वो इमेज वर्चुअल बन रही है, और क्या, डिस्टिंक्ट विजन मतलब कि बहुत ही ज्यादा क्लोज बन रही है, 25 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, ह्यूमन आई के।
तो इसमें होता क्या है, ऑब्जेक्टिव पीस बड़ा होता है, आई पीस जो होता है वो छोटा होता है। ऑब्जेक्टिव पीस की फोकल लेंथ एफ ओ, आई पीस की एफ ई। ठीक है, इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, जिसका नाम क्या दे रखा है हमने, ए बी। ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे रखा है, तो डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो काफी हो गई, इनफाइनाइट हो गई। ठीक है, यहां से रेज आएगी, आएगी कहाँ मिलेगी, एफ ओ पे। फोकल लेंथ जो भी हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्टिव पीस की, उस पॉइंट पे वो बनेगा इमेज। ठीक है, अब ये जो ए डैश बी डैश इमेज बना है बेटा, वो आई पीस के लिए किसका काम करेगा, आई पीस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, ये इमेज जो बना है ना वो ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। तो इसको हम रेस को वापस इधर मिलाएंगे, तो आई पीस से वो रेस बाहर चली जाएगी, लेकिन इधर नहीं मिल पाएगी, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे की तरफ मिलाना पड़ेगा। तो हमारी दूसरी इमेज बन रही है, जिसका नाम क्या रखा है हमने, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ए डबल डैश बी डबल डैश आई पीस से जिस डिस्टेंस पे बन रही है वो डी डिस्टेंस है। अब वीई को डी भी ले सकते हो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमने यहाँ पे यूई ले रखा आई पीस के लिए, और जबकि ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट पे है, तो इधर तो हम इनफाइनाइट ले लेंगे, इधर क्या ले लेंगे, यूई ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे, वीडी ले लेंगे। आपकी मर्जी पड़े, जो ले सकते हैं यहाँ पे, आपके अकॉर्डिंग नामकरण कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे नाम ले रखा वीई, आई पीस से बनने वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको समझो कैसे, ये ऑब्जेक्ट से बना, फिर फोकस पे इमेज बनी, ये इमेज जो है वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इससे वापस एक इमेज बनी, ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एज दी ऑब्जेक्ट इज वेरी फार ऑफ, ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा दूर है, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द आई इज प्रैक्टिकली इक्वल टू द एंगल अल्फा सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो इनफाइनाइट से बनने वाला जो एंगल अल्फा है, और जो हमारा इमेज से बनने वाला एंगल बीटा है, वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि अल्फा ही बीटा के बराबर आया है। ठीक है, जब ज्यादा दूर हो, क्योंकि उस कंडीशन में रेज एकदम सीधी होती है और पैरेलल हो जाती है, और एंगल्स काफी ज्यादा स्मॉल हो जाते हैं, और वो एंगल्स क्या हो सकते हैं, इक्वल होंगे। तो एज द ऑब्जेक्ट इज वेरी फार ऑफ, एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द आई प्रैक्टिकली इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्टिव पीस। तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस दोनों का एंगल क्या रहेंगे, सेम। तो ए डैश ओ बी डैश अल्फा, ठीक है, ए डैश बी डैश, एक तो अल्फा ये रहा, और ये क्या हो गया हमारे पास में, बीटा। ये एंगल और ये एंगल हो गया। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिख देंगे, एम इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। स्मॉल एंगल्स है, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं बीटा को क्या, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। और टेन बीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, टेन बीटा को देखो डायग्राम में क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश, ठीक है, अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई। ठीक है, ये वाली लाइन लिख सकते हैं हम, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अल्फा के केस में भी लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। ठीक है, देखो अल्फा के केस में ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ये वाले ट्राइंगल में देख के लिख सकते हैं हम। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल से हमने टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यूज लिख दी है। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कैंसिल आउट, तो ओ बी डैश जो है वो घूम के ऊपर चला जाएगा, तो ओ बी डैश इक्वल्स टू बी डैश ई। ये आया आपका मैग्नीफाइंग पावर। अकॉर्डिंग टू द न्यू साइन कन्वेंशन, ओबी डैश जो है वो प्लस का फोकल लेंथ है। देखो डायग्राम में देखो, ओबी डैश क्या है, ये रहा ओ बी डैश, तो ये है एफ ओ। ठीक है, एफ ओ है, और ये राइट साइड है, तो एफ ओ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एफ ओ पॉजिटिव, और जबकि बी डैश जो है वो हमारे पास में, ठीक है, तो बी डैश ई जो है हमारे पास में यू ई है। ठीक है, तो बी डैश ई को हम क्या लिख सकते हैं, यू ई लिख सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे यू कर देते हैं हम, यू यू ई। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज को अपन जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे, ओ बी डैश और बी डैश ई की जगह पे, तो आपका मैग्नीफाइंग पावर जो है वो आ जाएगा कि एफ एम इक्वल्स टू माइनस का एफ ओ अपॉन यू ई। तो ये मैग्नीफाइंग पावर था किसके लिए, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव पीस के लिए, ऑब्जेक्टिव पीस के लिए। ठीक है, अब आई पीस के केस में क्या होगा, आई पीस के केस में हमारा इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो यू ई है, और इमेज डिस्टेंस जो है वो हमारे पास में डी डिस्टेंस दे रखी है। देखो यहाँ पे आईपीस के केस में हमारे पास में ये जो है यू ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और इमेज डिस्टेंस क्या है हमारे पास में बच्चा, डी है। ठीक है, और माइनस का डी है, वो सारे के सारे लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। तो ये आ गया माइनस का यू और डी की जगह पे लिख देंगे माइनस का डी। तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। वन अपॉन वी की जगह पे आप डाल दोगे डी,
वन अपन यू की जगह पे आप डालोगे माइनस का यूई, और वन अपन एफ की जगह आई पी से तो एफ ई आ जाएगा। इन वैल्यूज को जैसे ही पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस वन अपन डी माइनस माइनस फिर वन अपन यूई और इक्वल टू वन अपन एफ। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे दोनों प्लस, तो वन अपन यूई प्लस में आ गया, और ये डी है इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो वन अपन एफ ई प्लस वन अपन डी। ठीक है, तो ये अपने पास में रिलेशन आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से वन अपॉन एफ ई को कॉमन निकाल देंगे, तो वन अपॉन एफ ई जैसे ही कॉमन आएगा तो वन प्लस एफ ई अपॉन डी आ जाएगा हमारे पास में। और कॉमन निकालने के बाद में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय द माइनस एफ ओ, तो माइनस एफ ओ से मल्टीप्लाई करा, इधर भी माइनस एफ ओ से मल्टीप्लाई करा और ये आया। फिर अभी जस्ट बात करी थी कि माइनस एफ ओ अपॉन यू जो है वो एम के बराबर है, तो इसको हम रख देंगे एम। ठीक है, और यहाँ पे आ गया एफ ओ अपॉन एफ ई माइनस में, और ये आ गया वन प्लस एफ ई अपॉन डी। ये आया मैग्नीफाइंग पावर फॉर आई पीस, आई पीस फॉर क्या, टेलीस्कोप, आई पीस फॉर टेलीस्कोप आया ये हमारे पास में। डन। फिर इनफाइनाइट की कंडीशन में वर्किंग व्हेन द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज अ नॉर्मल एडजस्टमेंट, थोड़ा कर लो, इनफाइनाइट बन रहा है तो वहां पे मैग्नीफाइंग पावर आपको ये रखनी है। ठीक है, एम इक्वल्स टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। इसमें ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव पीस ये रहा, आई पीस ये रहा, और बाकी सारी चीजें सेम है, बस जब रेस इनफाइनाइट से आएगी तो उस कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर क्या रखना है ये, और इमेज भी कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे ही बन रही है। ठीक है, अब आते हैं हम टेलीस्कोप, न्यूटोनियन टेलीस्कोप के ऊपर आते हैं। क्या होता है ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप? अ न्यूटोनियन टेलीस्कोप invented by Sir Isaac Newton is a type of reflecting telescope using a large concave primary mirror at the tube base. इसमें मेन क्या होता है, सबसे पहले तो एक मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, प्राइमरी मिरर होता है, लार्ज होगा। ठीक है, एंड अ स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर फ्लैट डायगोनल सेकेंडरी मिरर टू रिफ्लेक्टिंग साइडवेज टू एन आई पीस। और हमारे पास एक सेकेंडरी मिरर होगा और नॉर्मल सा प्लेन मिरर होगा। अब रेज क्या हो रही है, इधर से आ रही है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो लाइट का पाथ है, वो सबसे पहले है ना प्राइमरी मिरर पे फॉल होगी, और प्राइमरी मिरर पे फॉल होगी तो ये कॉनकेव मिरर है, इससे रेज है ना एक पॉइंट पे क्या होगी, कन्वर्ज, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होगी वहां पे उन्होंने सेकेंडरी मिरर के तौर पे एक प्लेन मिरर रख रखा है एक सर्टेन एंगल पे, सो दैट कि सर्टेन एंगल से रेज को टकरा के अपन कहाँ ले जा सके, आईपीस लेंस के पास में ले जा सके, और हम चीजों को क्या देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। ठीक है, eyepiece at the top and making it popular for the amateur astronomy due to its simple effective design for viewing planets and deep sky object। काफी सिंपल डिजाइन होने की वजह से ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था न्यूटोनियन टेलीस्कोप। और उस समय जब ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तो अमेच्योर लोगों के लिए जो टेलीस्कोप में जाना चाहते थे, इंटरेस्ट दिखाते थे एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में, उनके लिए टेलीस्कोप काफी हेल्पफुल था। ठीक है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, इसमें रेज आती है, कॉनकेव मिरर पे गिरती है, कॉनकेव मिरर से फिर प्लेन मिरर पे जाती है, और प्लेन मिरर से वो रेज आईपीस में जाती है, और हम वहां से इमेजेस को देख सकते हैं क्लियरली। फिर आता है कैसेग्रीन टेलीस्कोप, इसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही ईजी है, और इसको डाल देना आप लोग इंपॉर्टेंट में। ठीक है, कैसेग्रीन टेलीस्कोप का क्या काम है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज कॉनकेव पैराबोलिक मिरर हैविंग अ होल एट इट्स सेंटर। एक बहुत बड़ा सा अपने पास में क्या होता है, मिरर होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मिरर बोल सकते हो, और इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे होल होता है। ठीक है, कहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे रहेगा हमारे पास में होल, एंड देयर इज अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर, सेकेंडरी मिरर बोल लो, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर नियर द फोकस ऑफ द प्राइमरी मिरर, द आईपीस प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ टेलीस्कोप। और फिर हमारे पास में क्या होता है, एक आईपीस रखा हुआ रहता है। ठीक है, और द आईपीस प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप नियर द होल ऑफ अ प्राइमरी मिरर, इस होल के जस्ट पास में हमारे पास में आईपीस रखा रहेगा। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, यहाँ पे रेज आ रही है ऐसे ऐसे, तो इससे टकराएगी, वो यहाँ पे बेंड होगी, यहाँ पे बेंड होगी, अभी कॉन्वेक्स है तो रेज को क्या करेगा, वापस इस जगह पे बेंड कर देगा और इस जगह पे फोकस करेगा, और आई पीस में हमारे क्या बन जाएगी, यहाँ पे इमेज बन जाएगी। ये भी सिंपल सा है, सिंपल स्ट्रक्चर है, कैसेग्रीन टेलीस्कोप कह सकते हो इसको। ठीक है, इसका वर्किंग वही है जो मैंने अभी बताया कि द पैरेलल रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर रिफ्लेक्टेड बाय द लार्ज कॉनकेव मिरर, लार्ज कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्टेड होगी, बिफोर दिस रेज कम्स टू द फोकस दे आर रिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। फोकस पे आने से पहले ये रे वापस कॉनकेव मिरर से टकरा के एंड आर कन्वर्ज्ड टू अ पॉइंट आई एट जस्ट आउटसाइड द होल, होल के जस्ट बाहर की तरफ एक
चला जाएगा ये रे, एंड द फाइनल इमेज फॉर्म एट आई इज व्यूड थ्रू द आईपीस, और फाइनल इमेज को हम आईपीस की मदद से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, मैग्नीफाइंग पावर है टेलीस्कोप की, एफ ओ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू, सॉरी एफ ओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। तो ये आ गया हमारे पास में मैग्नीफाइंग पावर फॉर कैसेग्रेन टेलीस्कोप। ठीक है, तो फाइनली आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, और इस चैप्टर का वेटेज काफी ज्यादा है, चैप्टर काफी लेंदी है, 2 पार्ट्स में मैं इसको लेके आने वाला हूँ, और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसके मैंने 2 पार्ट्स करे हैं। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट्स को अच्छे से देखना, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। और आपका एक एक सपोर्ट बहुत मैटर करता है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हो सके तो जितना शेयर कीजिए, एक एक शेयर बहुत मैटर करता है मेरे लिए, सब्सक्राइब भाई। ठीक है, क्योंकि काफी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। ओके, और बस थैंक यू, बाय, टेक केयर फॉर द नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।